पिछली क्लासों में जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसमें आप ये पढ़ रहे थे कि 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, है ना। भारत शासन अधिनियम जो था 1935 का, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये प्रावधान किया गया था कि 1937 में सभी राज्यों में चुनाव करवाए जाए। प्रांतीय चुनाव आयोजित होने थे भारत के सभी राज्यों में। उस समय राज्यों की संख्या 11 हुआ करती थी। 1937 के जो प्रांतीय चुनाव थे, इन चुनावों से ठीक पहले 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने गढ़वाल की यात्रा की थी, था ना। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गढ़वाल की यात्रा करी गई थी साल 1936 में। फिर 37 में चुनाव हुए। 1937 के इलेक्शन में उत्तराखंड से कितने लोग वोट या चुनाव में जीते? 5। तो 5 सीटों पर उत्तराखंड राज्य के अलग अलग लोगों में से कोई ना कोई इन सीटों पर विजित रहा। 1937 के चुनाव हो जाने के बाद 1938 में जो लास्ट टॉपिक आपने किया था, 5 और 6 मई 1938 ईस्वी को कांग्रेस का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। कहां पर? श्रीनगर में। तो श्रीनगर सम्मेलन उसको कहते हैं, और श्रीनगर सम्मेलन बेसिकली था किसका? तो कांग्रेस पार्टी। श्रीनगर सम्मेलन के अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी को बनाया गया। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी, क्योंकि सम्मेलन के बीच में ही जवाहरलाल नेहरू आ गए थे, इसलिए उनको सम्मेलन की अध्यक्षता करनी पड़ी। 5 और 6 मई 1938 को जो श्रीनगर सम्मेलन हमारे राज्य में हुआ है, वो कई मायनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे इसी सम्मेलन में टिहरी रियासत के मुद्दों पर भी चर्चा करी गई। इसी सम्मेलन में गढ़वाल के अंदर गाड़ी सड़क के निर्माण को लेकर के भी चर्चा करी गई कि गाड़ी सड़क का निर्माण किया जाए, और बहुत अन्य बिंदु भी जिनके ऊपर 5 और 6 मई 1938 को चर्चा करी गई श्रीनगर सम्मेलन। श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया, उनको भरोसा दिया कि टेंशन मत लो, जल्दी से जल्दी आपकी सभी मांगे पूरी होंगी। लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी जब गढ़वाल के लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, तो श्रीनगर सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे प्रताप सिंह नेगी, लोग उनको प्रेशराइज करने लगे। और जब लोगों ने उनको प्रेशराइज किया तो प्रताप सिंह नेगी के द्वारा क्या किया गया? 1938 में तब प्रताप सिंह नेगी ने अपना खुद का एक संगठन स्थापित किया, जिसको बोलते हैं जागृत गढ़वाल संघ। जागृत गढ़वाल संघ नाम की एक संस्था 1938 में बनाई गई। तो अब अगर क्वेश्चन आता है कि जागृत गढ़वाल संघ कब स्थापित किया गया? 1938 में। कहां स्थापित किया गया? पौड़ी में। किसने स्थापित किया? तो आप कहेंगे प्रताप सिंह नेगी। क्यों स्थापित किया गया? इसका आंसर आप बताओ। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना क्यों हुई? क्या बोलते? नहीं, गढ़वाल के लोगों ने, जब कांग्रेस है गढ़वाल में, तो फिर एक अलग संगठन क्यों बनाया? क्योंकि अब गढ़वाल के लोग ही कांग्रेस की नीतियों से खुश नहीं है। कांग्रेस जिस प्रकार का शासन चला रही है, उस शासन से गढ़वाल के लोग खुश नहीं थे। इसलिए कांग्रेस की नीतियों से नाखुश होकर 5 और 6 मई 1938 को जो वादे कांग्रेस के द्वारा किए गए थे, उनसे नाखुश होकर 1938 में 1938 में जागृत गढ़वाल संघ स्थापित किया गया। जागृत गढ़वाल संघ पौड़ी में स्थापित हुआ, और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रताप सिंह नेगी, जिन्होंने इसको स्थापित किया। अब ये जो जागृत गढ़वाल संघ 1938 में स्थापित हुआ, इस जागृत गढ़वाल संघ ने 1938 ईस्वी में ही एक नया आंदोलन गढ़वाल राज्य में शुरू किया, और उस आंदोलन को हम कहते हैं क्या? गाड़ी सड़क आंदोलन। गढ़वाल में इस समय बिल्कुल भी सड़कें नहीं थी, कुमाऊं में खूब सारी सड़कें बन चुकी थी, इसलिए गढ़वाल के लोगों के द्वारा भी 1938 ईस्वी में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसको गाड़ी सड़क आंदोलन कहा जाता है। तो गाड़ी सड़क आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका आंसर होगा 1938 में। गाड़ी सड़क आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो आप कहेंगे प्रताप सिंह नेगी, क्योंकि प्रताप सिंह नेगी का जो संगठन था जागृत गढ़वाल संघ, इसी के नेतृत्व में इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। तो कहानियों को जोड़ो। 36 में नेहरू जी हमारे राज्य में आए। नेहरू जी के इस राज्य की यात्रा करने के बाद श्रीनगर सम्मेलन हुआ। श्रीनगर सम्मेलन के पश्चात जब श्रीनगर सम्मेलन हो गया,
तो श्रीनगर सम्मेलन के पश्चात कांग्रेस, क्योंकि हमारे राज्य में कुछ भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए कांग्रेस की नीतियों से नाखुश होकर, कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर हमने अपना खुद का एक संगठन बना दिया। उसे जागृत गढ़वाल संघ कहा था। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना किसने करी थी? प्रताप सिंह। और जागृत गढ़वाल संघ स्थापित होने के बाद प्रताप सिंह नेगी के इसी संगठन के द्वारा गाड़ी सड़क आंदोलन हमारे राज्य में प्रारंभ किया गया। जब 1938 में गाड़ी सड़क आंदोलन हुआ तो आप समझ रहे हो, ये आंदोलन हम कर रहे हैं किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, अपनी ही द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय पर कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। तो यानी कि हम अपनी ही सरकार के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत की सरकार के विरोध में ये आंदोलन हुआ था। फिर 1939 आते आते गोविंद बल्लभ पंत ने गढ़वाल की यात्रा करी। वो आए गढ़वाल में, उन्होंने यहाँ के लोगों की बातों को सुना, उनको समझ आया कि यहाँ के लोग उनसे नाराज हैं। तो 1939 ईस्वी में गोविंद बल्लभ पंत ने कोटद्वार में आकर के ये घोषणा करी कि गढ़वाल में सड़क का निर्माण किया जाए। तो गाड़ी सड़क की जो समस्या थी गढ़वाल के लोगों की, वो समस्या 1938 के गाड़ी सड़क आंदोलनों के बाद लोग उस चीज के ऊपर सोचने लगे कि चलो ठीक है, गाड़ी सड़क का निर्माण किया जाए। 1939 ईस्वी हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा साल होता है। समझना आप क्या हुआ 1939 में। देखो, पूरे भारतवर्ष में कितने राज्य होते थे? 11 राज्य। सभी 11 प्रांतों में जो सरकार बनी हुई थी वो वहां के सदस्यों के द्वारा या वहां के निवासियों के द्वारा चुनी हुई सरकार, कुछ ऐसे ही जैसे आज होता है। ये सिस्टम चल रहा था। पूरे इंडिया में जितनी भी सरकारें थी वो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई थी। तो हमने अपनी सरकार खुद चुनी हुई थी, बढ़िया चल रहा था सिस्टम। लेकिन 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो आप भारत में भी इस बात को पढ़ चुके, एक बार फिर से रिवाइज करो कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड लिथगो ने ये घोषणा करी कि द्वितीय विश्व युद्धों के समय भारत जो है वो साथ देगा ब्रिटेन का। इस बात से भारत में कांग्रेस पार्टी नाराज हुई और उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए सभी 11 राज्यों से त्याग पत्र दे दिया। तो 11 के 11 राज्यों में भारत के लोग मुख्यमंत्री बने हुए थे। सब जगह से सारे राज्यों की सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया। एक साथ सारे भारतवर्ष में सभी राज्यों की सरकार त्याग पत्र देगी तो क्या होगा? इमरजेंसी लग जाएगी। और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही देश भर में आपातकाल लग गया। तो गोविंद बल्लभ पंत जो अभी तक मुख्यमंत्री थे, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। समझ रहे? अब थोड़ी वो मुख्यमंत्री, जो भी विधायक थे सबने त्याग पत्र दे दिया। तो वो सब लोग भी नॉर्मल से लोग होंगे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि देखो, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और विश्व युद्ध के शुरू होने का मतलब कि ब्रिटेन के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बना हुआ है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मित्र राष्ट्र हैं, इन मित्र राष्ट्रों पर यह आरोप लगाया जा रहा था कि ये मित्र राष्ट्र जो है ये अपने औपनिवेशिक राष्ट्रों के साथ, मतलब जो गुलाम देश है, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। तो गांधी जी ने कहा ये सही मौका है। इस समय वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है, ब्रिटेन के ऊपर एक बढ़िया सा प्रेशर बना हुआ है, इसी बात का हम फायदा उठाते हैं और इनके खिलाफ एक और आंदोलन कर देते हैं। ये आजादी की मांग का सबसे बढ़िया समय है। तब महात्मा गांधी ने 1939 के विश्व युद्धों के शुरू होते ही साल 1940 में 1940 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हुआ, वैसे ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1940 ईस्वी के अंदर एक और आंदोलन भारतवर्ष में शुरू हुआ। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने कहा इस समय आंदोलन करते हैं। अगर हमने अभी आंदोलन कर दिया तो बहुत बढ़िया टाइम है। इस समय आंदोलन कर दिया तो ब्रिटेन के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर बना हुआ है और ब्रिटेन पर प्रेशर पड़ेगा ना, इस समय हम कहेंगे कि हमें आजादी दो, आजादी दो। इस समय वो हमें स्वतंत्रता दे सकते हैं। तो 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतवर्ष में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। कुछ बातें मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ हुआ? तो सर, महाराष्ट्र के अंदर पवनार नाम का एक आश्रम था और महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से महात्मा गांधी के नेतृत्व में साल 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह यानी कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे हो आप। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर सत्याग्रह करे, ये सत्याग्रह की थीम थी। हर आदमी अपने स्तर पर सत्याग्रह करे। मोटा मोटा सुनो पहले, इसमें होगा क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह नाम का ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में इनका प्लानिंग क्या था? इनका प्लानिंग ये था
कि भैया ऐसा है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि यह आंदोलन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाएगा। जैसे आप इतने सारे लोग बैठे थे, आप सभी लोग मुझसे सत्याग्रह की अनुमति मांगेंगे कि सर मैं सत्याग्रह करना चाहता हूं, मैं किसी एक व्यक्ति को सत्याग्रह की अनुमति दूंगा। तो अब मैंने जिस व्यक्ति को सत्याग्रह की अनुमति दे दी, फॉर्म मान लो कि ये शिवानी को दे दी, तो जिसको मैं सत्याग्रह की अनुमति दूंगा वो क्या करेगा, वह प्रथम सत्याग्रही चुना जाएगा और वो जाकर के सीधा सीधा जेल में अपनी गिरफ्तारी देगा। तो ये नारा लगाते हुए, आंदोलन करते हुए जेल चले गए। फिर मैंने दूसरा सत्याग्रही इनको चुन दिया, ये भी गए, इन्होंने जेल में अपनी, फिर ऐसा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सबको एक एक करके सत्याग्रही चुना। जैसे जैसे कोई सत्याग्रही चुना जाएगा वह सत्याग्रह आंदोलन करते हुए जेल में अपनी गिरफ्तारी देगा। और ऐसा करते करते धीरे धीरे अंग्रेजों के जेल भर जाएंगे। जब उनके जेल भर जाएंगे तो उन पर एक प्रेशर पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि भाई क्या चल रहा है भारत में, सब लोग गिरफ्तारियां क्यों दे रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में वो हमारी बात मानने को तैयार हो सकते हैं। तो ये थीम थी व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस आंदोलन में किसी न किसी व्यक्ति को सत्याग्रही चुना जाता था। जो व्यक्ति सत्याग्रही चुना जाता वह सीधा जेल में जाकर के अपनी गिरफ्तारी देता। तो अब 1940 में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हमारे राज्य में शुरू हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से, तो भारत में महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रही किसे चुना गया बताओ? भारत में पहला सत्याग्रही कौन चुना गया? विनोबा भावे। तो विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया। फिर ये आंदोलन महाराष्ट्र से निकल करके भारत के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा। हमारे राज्य में भी ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है ये यहां से फैलते फैलते हमारे राज्य में भी पहुंचा। और हमारे राज्य में इस आंदोलन के दौरान दो महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले जब कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह नाम का आंदोलन पहुंचा तो क्या ध्यान रखना है आपको, 1940 में ही कुमाऊं में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। और कुमाऊं में प्रथम सत्याग्रही जिसको चुना गया उस व्यक्ति का नाम विद्याधर वैष्णव था। जैसे भारत में प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे विनोबा भावे, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान भारत में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। ठीक उसी प्रकार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कुमाऊं में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? विद्याधर वैष्णव को। विद्याधर वैष्णव ये कुमाऊं में प्रथम सत्याग्रही चुने गए। गढ़वाल में जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो गढ़वाल में प्रथम सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी को चुना गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कुमाऊं से प्रथम सत्याग्रही चुने गए विद्याधर वैष्णव, गढ़वाल से प्रथम सत्याग्रही चुने गए जगमोहन सिंह नेगी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कुमाऊं में भी गढ़वाल में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह अपने टॉप पर था, बिल्कुल चरम पर था। लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गढ़वाल में एक घटना हो गई। गढ़वाल में एक घटना हुई भाई, क्या हुआ? पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा नामक शहर में दलितों की एक बारात जा रही थी, दलित वर्ग की एक बारात जा रही थी। दुगड्डा के स्थानीय युवकों ने, हैदर और कुछ उसके अन्य साथी युवक थे, ये जो दुगड्डा के स्थानीय लड़के थे, इन्होंने दलितों की इस बारात को रोका। इन्होंने देखा कि दलितों की इस बारात में दूल्हा घोड़ी पर बैठा है और दुल्हन दूल्हा पर बैठी है। तो मैंने आपको कहा था ये गढ़वाल की समस्या थी पहले, दूल्हा पाल की। सवर्ण जाति के लोग दलित और शिल्पकार वर्ग के लोगों को डोला और पालकी यूज नहीं करने देते थे। तो जिस समय गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, उसी समय दलितों की एक बारात जब जा रही थी तो उस बारात के साथ दुगड्डा के स्थानीय युवकों ने अभद्रता करी, मारपीट करी। और जब ये पूरी घटना हुई तो ये घटना दुगड्डा के ही एक स्थानीय पत्रकार रमेश चंद्र बहुखंडी ने अपने सामने देखी। रमेश चंद्र बहुखंडी ने तुरंत एक पत्र महात्मा गांधी को लिखा कि गांधी जी आप क्या आंदोलन चला रहे हो, आपके सारे आंदोलन विफल है। आप तो शिल्पकार सुधार आंदोलन चला चुके थे 32 में, आप तो कह चुके थे कि शिल्पकारों को उनके अधिकार मिलेंगे, और यहाँ तो ये सब कुछ हो रहा है। ये पत्र जब गांधी जी को मिला तो गांधी जी को भयंकर गुस्सा है। गांधी जी ने गढ़वाल कांग्रेस के लोगों के लिए पत्र लिखा, जो गढ़वाल कांग्रेस है उनके लिए पत्र लिखा और कहा कि जिस क्षेत्र में अभी भी दलित और जातिवादी समस्याएं चल रही है
उस क्षेत्र को मैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की अनुमति नहीं दे सकता। और गांधी जी ने 25 जनवरी 1941 ईस्वी को गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी। कहां पर? गढ़वाल। 25 जनवरी 1941 ईस्वी को महात्मा गांधी ने गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कुमाऊं में भी हुआ भाई, गढ़वाल में भी हुआ तो दोनों ही जगह। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन गढ़वाल में भी हुआ, कुमाऊं में भी हुआ, दोनों स्थानों पर हुआ। पर गढ़वाल में होने वाले व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पर गांधी जी ने रोक लगा। अब वो रोक कब लगी वो आपको ध्यान रखना है। 25 जनवरी 1941 ईस्वी को, 25 जनवरी 1941 इस दिन व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पर महात्मा गांधी के द्वारा गढ़वाल में रोक लगा दी गई। 25 जनवरी 1941 महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पर गढ़वाल में रोक लगा दी। ठीक है, 25 जनवरी 1941 गांधी जी ने रोक लगा दी। अब जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पर गढ़वाल में रोक लगा दी तो देखो गढ़वाल कांग्रेस की होगी ना बेइज्जती। इससे पूरे भारतवर्ष में लोग पूछेंगे कि क्यों गढ़वाल में आंदोलन बंद हुआ। और जब भारत के लोगों के द्वारा पूछा जाएगा क्यों आंदोलन बंद हुआ तो फिर लोग कहेंगे कि ऐसा ऐसा था, तो गढ़वाल कांग्रेस की बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए गढ़वाल कांग्रेस के लोग गांधी जी से मिलने गए। उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि सर आपने जो सत्याग्रह पर ये रोक लगाई है आप प्लीज इस रोक को हटा दो। तो गांधी जी ने कहा रोक कैसे हटाएंगे भाई, हम तो रोक नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? इसलिए कि तुम्हारे यहाँ जातिवादी समस्याएं चल रही है। आपके यहाँ आपने डोला पालकी, आपके गढ़वाल वालों ने डोला पालकी यूज करने से वहां के लोगों को रोका और आप कुछ नहीं कर पाए। तो तब गढ़वाल कांग्रेस ने गांधी जी से वादा किया कि गांधी जी आप रोक हटाओ और हम इस डोला पालकी की समस्या को गढ़वाल से खत्म करेंगे। तो जब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर गढ़वाल में रोक लगाई तो इससे गढ़वाल कांग्रेस के लोग टेंशन में आ गए। फिर उन्होंने गांधी जी से वादा किया सर टेंशन मत लो, हम इस रोक को यहां से हटाएंगे। तो तब क्या हुआ? तब 1941 में 1941 में जब गढ़वाल कांग्रेस के लोग गांधी जी से मिलकर वापिस आए ना इस राज्य में, तब गढ़वाल कांग्रेस के लोगों ने कहा कि हम इस समस्या को समाप्त करेंगे। और तब 1941 में एक और आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसको बोलते हैं डोला पालकी आंदोलन। डोला पालकी आंदोलन हमारे राज्य में कब हुआ? सर 1941 में हुआ। 1941 ईस्वी में डोला पालकी नाम का एक आंदोलन हमारे राज्य में प्रारंभ किया गया। ये डोला पालकी नाम का जो आंदोलन है, इस आंदोलन को 1941 से पहले ही देखो 1941 में तो इस आंदोलन को कांग्रेस के द्वारा प्रारंभ किया गया, पर इस आंदोलन को 1920 से जो आदमी डोला पालकी की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे थे वो जयानंद भारती थे। इसलिए डोला पालकी आंदोलन का प्रणेता किसको कहते हैं? जयानंद भारती को कहते हैं। जयानंद भारती को डोला पालकी आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन का प्रणेता जयानंद भारती को कहा जाता है। तो सब घटना एक साथ हो रही है। अब आप एक तरफ से चीजें कनेक्ट करो। 37 में चुनाव होने वाले थे, इसलिए 37 के चुनावों से पहले कौन आए? नेहरू जी। कब आए नेहरू जी? 1936 में। 36 में नेहरू जी आए। क्यों आए? क्योंकि चुनाव होने वाले थे। अभी उत्तराखंड में चुनाव होंगे तो मोदी जी आते हैं ना, नहीं आते कि उनको वोट करो, इसलिए आए। 37 में चुनाव हुआ तो 37 में चुनाव हुआ तो हमारे राज्य के 5 लोग चुने गए। अब 37 के चुनाव के बाद 38 में चुनाव के बाद ऐसे ही कांग्रेस वाले ना यहाँ के लोगों को थैंक यू बोलने के लिए सम्मेलन कर रहे थे, श्रीनगर सम्मेलन। तो 38 में क्या हुआ? श्रीनगर सम्मेलन। लेकिन श्रीनगर सम्मेलन में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा मांग उठाई गई। लोगों ने कहा सड़क नहीं है, टैक्स भी बहुत ज्यादा लगाते हो, टैक्स कम करो, सड़क की समस्या को दूर करो, चंद्र सिंह गढ़वाली को रिहा करो, ये सब मांग रखी गई। तो कांग्रेस वालों ने कहा 1938 में ठीक है हम आपकी बात मान जाएंगे, पर नहीं माने। तो जब नहीं माने तो हमने क्या किया? अपना अलग संगठन बना दिया। जब हमने अपना अलग संगठन बनाया तो इस संगठन के बैनर तले हमने क्या किया? आंदोलन किया। तब हम आंदोलन करने लगे। जब हमने आंदोलन किया तो तब उन्होंने सड़क बना दी। तब बनी सड़क 1939 में। अब सब ठीक हो गया था, 39 आते आते सब बढ़िया हो गया था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से पूरे देश में इमरजेंसी लग गई। सभी सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया। गांधी जी ने कहा लड़ो, लास्ट लड़ाई लड़ते हैं, इस समय लड़ाई लड़ते हैं। वैसे ही अंग्रेजों पे प्रेशर है बहुत ज्यादा, युद्ध चल रहा है, क्या पता मान जाए हमारी बात। तो क्या कर दिया? व्यक्तिगत सत्याग्रह। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह।
कुमाऊं गढ़वाल में भी प्रारंभ हुआ। कुमाऊं में विद्याधर वैष्णव और गढ़वाल में जगमोहन सिंह नेगी इस आंदोलन के लीडर थे। जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था तो उसी समय दुगड्डा में डोला पालकी जैसी एक समस्या देखने को मिली। इसलिए गांधी जी ने डोला पालकी पर क्या लगा दी, रोक लगा दी 25 जनवरी 1941। अब रोक हटाए कैसे, तो उसके लिए गढ़वाल कांग्रेस ने कहा कि हम डोला पालकी की समस्या को ही खत्म कर देते हैं। जब गढ़वाल कांग्रेस के लोगों ने गांधी जी को आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करो, हम ये डोला पालकी की समस्या को दूर करेंगे, तो गांधी जी ने सत्याग्रह पर रोक भी हटाई और दूसरी तरफ से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, डोला पालकी। पूरे भारतवर्ष में यही हाल था। सारे इंडिया के लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे थे। अंग्रेजों पर खूब प्रेशर पड़ा। जब अंग्रेजों पर प्रेशर पड़ा तो अंग्रेजों ने कहा कि क्या हुआ भारत वालों तुम्हें, तो भारत वालों ने कहा हमारी कुछ मांगे हैं, सुनो हमारी मांगे। तो फिर ब्रिटेन की संसद के द्वारा स्टॉपर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया। हे क्रिप्स भैया जाओ और सुनो भारत वालों की बात, वो आंदोलन कर रहे हैं सबके सब लोग, इसलिए उनको रोको, इस आंदोलन को कैसे रोकोगे आप। तो 1942 में 1942 ईस्वी के अंदर कौन सा मिशन आया, भारत क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन को 1942 ईस्वी में भारत भेजा गया। ये क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो भारत आकर के इस क्रिप्स मिशन ने कांग्रेस के साथ बात करने की कोशिश करी। क्रिप्स मिशन ने कांग्रेस के साथ जो बात करी वो बात विफल रही। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को रोक दिया गया कि रोको, बात करने आ रहे हैं। लेकिन क्रिप्स मिशन के सामने आपने पॉलिटी में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने कहा कि हमें एक संविधान सभा चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज भी चाहिए। तो क्रिप्स मिशन कुछ बातों पर तो मान गया, जैसे संविधान सभा पर तो मान गया, परंतु उसने कहा कि युद्ध के बाद बनेगी संविधान सभा। तो हमने कहा और पूर्ण स्वराज, तो उसने कहा पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंसी नहीं देंगे, हम इंडिया को डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। तो क्रिप्स मिशन के साथ बात नहीं जमी। जब क्रिप्स मिशन के साथ बात सेट नहीं हुई, बात उनके साथ नहीं जमी, तो फिर गांधी जी ने कहा चलो फिर से शुरू हो जाओ। और अब गांधी जी कह रहे हैं कि परतंत्र भारत में, जब भारत आजाद नहीं था, ब्रिटिश भारत में, गांधी जी ने कहा अंतिम महालड़ाई, लास्ट लड़ाई, आर्य पार, बहुत हो गया आंदोलन। अब गांधी जी ने 1942 में भारतवर्ष में एक नया आंदोलन शुरू कर दिया, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में भारतवर्ष के अंदर भारत छोड़ो नाम का आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 ईस्वी में। 1942 में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। आजादी की लड़ाई में इसे अंतिम महायुद्ध कहते हैं, लास्ट लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई। गांधी जी ने कहा, एक फेमस नारा दिया, करो या मरो। करो या मरो मतलब क्या होता है, करो भाई बस, नहीं तो मर जाओ, डू और डाई सिचुएशन, लड़ो भारत के लिए, करो आंदोलन स्टार्ट। जब 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव हमें अपने राज्य में भी दिखाई दिया। उत्तराखंड में भी भारत छोड़ो आंदोलन की ये लड़ाई धूम धड़ाके से चलने लगी। उत्तराखंड के वे क्षेत्र जहां 42 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, उसमें सबसे पहला नाम आता है सालम। अल्मोड़ा के अंदर जहां सल्ट है ना, सल्ट तो सुना है ना आपने नाम, तो अल्मोड़ा का जो सल्ट क्षेत्र है, उसी सल्ट के विस्तृत क्षेत्र को सालम कहा जाता है। सल्ट एक छोटा एरिया और पूरे बड़े एरिया को क्या कह देंगे, सालम। सालम मतलब एक बहुत बड़ा एरिया, एक गांव नहीं है। सालम क्षेत्र कहां पर है, जैसे देहरादून में ना जौनसार है, टिहरी में जैसे जौनपुर है, उत्तरकाशी में जैसे रवाई है, तो ऐसे ही अल्मोड़ा के अंदर एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं, सालम। एक तो 1942 के आंदोलन के समय यहां हुई क्रांति, सालम क्रांति। 42 में एक क्रांति सालम में आपको दिखाई। 1942 में सालम क्रांति के अलावा विद्रोह जिन स्थानों पर हुए सालम के अलावा, उनमें गढ़वाल का खुताड़ नामक स्थान भी प्रसिद्ध है। तो गढ़वाल के खुताड़ में, अल्मोड़ा के सालम में, इसके अलावा लैंसडाउन, यहां पर भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुछ विद्रोह देखने को मिले। इसके अलावा अल्मोड़ा के चनौदा में, सोमेश्वर पट्टी में जो गांधी आश्रम था, इस गांधी आश्रम में भी 42 की क्रांति में कुछ ना कुछ होते रहा, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिले। बेसिकली सालम, गढ़वाल का खुताड़ जिसको मैंने लिखा है, ये पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गुजड़ू, तो इस गुजड़ू के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र था जिसको बोलते थे खुताड़। तो गढ़वाल के खुताड़ में
लैंसडाउन गढ़वाल, महात्मा गांधी का चरौदा गांधी आश्रम जिसको शांतिलाल त्रिवेदी ने बनाया था 1937 में, वहां पर उद्योग मंदिर देवघाट में। इसके अलावा उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक स्थान पर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो जो 42 का भारत छोड़ो आंदोलन है वो उत्तराखंड में सब जगह चला, धूम धड़ाके से चला। क्या क्या हुआ वो आप समझो। सबसे पहले 42 की जो क्रांति है हमारे राज्य में, उसकी शुरुआत होती है सालम। एक छोटी सी घटना हुई, सालम के लोग बाल गंगाधर तिलक की जयंती मना रहे थे। जब सालम क्षेत्र के लोगों ने बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई तो वहां पुलिस पहुंची, और जब वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस ने झंडा फाड़ दिया। पुलिस ने बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाने पर रोक लगा दी। इस बात से स्थानीय लोगों को गुस्सा आया और वो आजादी की लड़ाई में कूद गए। सालम नाम की जो जगह है वो बेसिकली कहां पर है? अल्मोड़ा में। जब तिलक जयंती अल्मोड़ा के लोगों को नहीं मनाने दी गई तब अल्मोड़ा के लोगों ने वहां पर संगठित होकर के और 1942 का भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था वो उसमें कूद गए, और फिर सालम में एक बहुत बेहतरीन क्रांति हुई। सालम क्रांति में सबसे पहले जिस आदमी का नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है वो नाम था राम सिंह आजाद। राम सिंह आजाद नाम के एक व्यक्ति थे जिनको सालम क्रांति का प्रणेता भी कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सालम क्रांति का प्रणेता। ये राम सिंह आजाद नाम के व्यक्ति, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सालम के लोगों को मोटिवेट किया कि चलो लड़ाई लड़ते हैं। तो सालम में जो क्रांति हुई है 1942 में, उस क्रांति का मेन लीडर कौन था? राम सिंह आजाद। तो सालम क्रांति का प्रणेता किसे कहते हैं? राम सिंह आजाद। राम सिंह आजाद सालम क्षेत्र में जो आंदोलन लड़ रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, जो क्रांति उन्होंने वहां पर फैलाई, उस क्रांति और उस आंदोलन में राम सिंह आजाद का थोड़ा सा जो झुकाव है ना, वो गांधीवाद की तरफ था। लेकिन इसी सालम क्षेत्र के अंदर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था प्रताप सिंह बोरा। ये प्रताप सिंह बोरा जो है ये क्रांतिकारी विचारधाराओं के तहत सालम क्षेत्र में आंदोलन को लीड कर रहा था। तो 1942 में अल्मोड़ा के सालम में जो क्रांति हुई, उस क्रांति का प्रणेता राम सिंह आजाद को कहते हैं, जबकि इसी सालम क्षेत्र में एक व्यक्ति था प्रताप सिंह बोरा जिसको सालम का भगत सिंह कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सालम का भगत सिंह। जैसे भगत सिंह के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलनों को भारत में लीड किया गया, वैसे ही सालम में क्रांतिकारी आंदोलनों को किसने लीड किया? प्रताप सिंह बोरा। तो सालम का प्रणेता राम सिंह आजाद, जबकि सालम क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण सालम का भगत सिंह कहा जाता है प्रताप सिंह बोरा। प्रताप सिंह बोरा को सालम का भगत सिंह ये नाम दिया जाता है। 1942 में सालम क्षेत्र के लोगों ने अपने क्षेत्र को आजाद घोषित कर दिया। सुनना मेरी कहानी। सालम के लोगों ने कहा हम आज के बाद आजाद हैं, ना हम अंग्रेजों को टैक्स देंगे, ना हम अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। सालम के अधिकांश लोग किसान थे। किसानों के द्वारा सालम में जो आंदोलन किया जा रहा था, सल्ट में जो आंदोलन किया जा रहा था, इसे बाद में गांधी जी ने कुमाऊं का बारदोली नाम दिया। तो 42 में वहां भयंकर विद्रोह हुआ। वहां के लोगों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का मतलब क्या है? हम देते नहीं टैक्स आपको, हम आपको अपना एडमिनिस्ट्रेटर मानते ही नहीं है, हम नहीं मानते हैं कि आप हमारे प्रशासक हैं। और बड़े धूम धड़ाके से 1942 में कहां पर आंदोलन हुआ? सालम क्षेत्र। वहां आंदोलनों को लीड करने में इन दो लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब राम सिंह आजाद और प्रताप सिंह बोरा के द्वारा 1942 में सालम में जब क्रांति फैलाई गई तो इन्होंने मान लो अपने गांव के लोगों को मोटिवेट कर दिया कि नहीं देना है टैक्स, कुछ भी हो जाए अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना है, इनको अपना प्रशासक मानो ही मत। तो ये सारी घटना तो एक गांव में हुई। अब इस गांव में विद्रोह हुआ तो इस गांव को देख करके वो विद्रोह दूसरे गांव पहुंचा, तीसरे गांव पहुंचा। फिर सालम क्षेत्र में इन्हीं नेताओं ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एक मीटिंग आयोजित करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में सालम क्षेत्र के सभी जितने लोग सालम में रहते हैं सभी लोगों को बुलाया गया, और उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया जा रहा था कि जैसे हम कुछ गांव के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं अंग्रेजों को, जैसे हम कुछ गांव के लोग भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, ऐसे ही पूरे सालम क्षेत्र का प्रत्येक गांव अंग्रेजों को टैक्स ना दे, अब भारत छोड़ो आंदोलन चलाए। इस उद्देश्य से 5 सितंबर 1942 ईस्वी को इसी सालम के अंदर सल्ट के पास में एक जगह होती है खुमाड़,
खुमाड़, जगह का नाम क्या है? खुमाड़। खुमाड़ नाम की जगह सल्ट अल्मोड़ा के पास में स्थित है। तो 5 सितंबर 1942 ईस्वी को खुमाड़ सल्ट अल्मोड़ा में आंदोलनकारियों की एक बैठक आयोजित करी गई। जितने भी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारी थे, इनकी एक बैठक आयोजित करी गई 5 सितंबर 1942 ईस्वी को अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में खुमाड़ नामक स्थान पर क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया। 5 सितंबर 1942 खुमाड़। खुमाड़ बेसिकली कहां पर है? सल्ट। तो सल्ट, अल्मोड़ा के सल्ट में खुमाड़ नामक स्थान पर आंदोलनकारियों का एक सम्मेलन बुलाया है। और आंदोलनकारियों का ये जो सम्मेलन था, इसमें पूरे सल्ट, सालम, खुमाड़ सब क्षेत्र के लोग आ गए। अब हमारे राज्य के जितने भी आंदोलनकारी थे वो सब लोग यहां पर बैठ करके मीटिंग कर रहे थे। जब मीटिंग चल रही थी तो उसी मीटिंग के बीच में जॉनसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी आया और जॉनसन नाम के अंग्रेज अधिकारी ने खुमाड़ में बैठक करने वाले सभी आंदोलनकारियों को कहा कि जाओ घर जाओ, इमरजेंसी लगी है, आप मीटिंग नहीं कर सकते। लेकिन खुमाड़ में आए हुए प्रत्येक आंदोलनकारियों ने कहा कि चाहे गोली मार दो पर हम वापस नहीं जाएंगे। जॉनसन ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उसने कहा मारो गोली। और जॉनसन के द्वारा चलाई गई गोली में इस सालम क्रांति के अंदर खुमाड़ में जो बैठक हो रही थी वहां पर 3 लोग शहीद हो गए। अंग्रेजों के गोली से मरने वाले ये सबसे पहले लोग है ना। अंग्रेजों ने आज तक गोली किसी आंदोलन में नहीं चलाई। तो 42 में अगर अंग्रेज गोली चला रहा है तो आप समझो कि वो किस स्थिति में होगा ना। टेंशन तो होगी। गोली कब चलाता है आदमी? खुशी खुशी या फ्रस्ट्रेट होकर के? फ्रस्ट्रेट। जब मैं हार रहा हूं तभी तो मैं हाथ पैर चलाऊंगा ना। तुम्हारी मेरी आपस में बातचीत चल रही है, तुम मेरे को कुछ बोल रहे हो, मैं तुमको कुछ बोल रहा, 4 गाली तुमने दी, 4 गाली मैंने दी, मैंने उठा के थप्पड़ मार दी, इसका मतलब मैं हार गया ना। कहीं ना कहीं मुझे डरने का भय सता रहा है, इसलिए मैंने थप्पड़ मार दी। अंग्रेज गोली चला रहा है मतलब कहीं ना कहीं उसको हारने का डर सता रहा है। इसलिए जॉनसन की इस गोलीबारी में 3 लोग शहीद हुए। तब से आपको पता होगा कि सल्ट के खुमाड़ नामक स्थान पर 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। तो उसके नीचे आप लिखना, जॉनसन के द्वारा की गई गोलीबारी में 3 लोग शहीद हुए। जॉनसन के द्वारा की गई गोलीबारी में 3 लोग शहीद हुए, 3 लोग मारे गए। 5 सितंबर 1942 ईस्वी को अल्मोड़ा, सल्ट, खुमाड़ में आंदोलनकारियों का एक जमावड़ा, एक बैठक आयोजित करी गई। आंदोलनकारियों की इस बैठक में जॉनसन नामक अधिकारी पहुंचा और उसने गोलियां चला दी। जॉनसन नामक अधिकारी के द्वारा जब गोलियां चलाई गई तो कितने लोग शहीद हुए? 3 लोग। इसी के नीचे लिखना। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने सल्ट को कुमाऊं का बारदोली कहा। इसी घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने सल्ट को कुमाऊं का बारदोली ये कह दिया। कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। कुमाऊं का बारदोली, कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। ये भाई पहली घटना है, ये पहली घटना है जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलनों के समय हमारे राज्य में क्या हुआ? सालम क्रांति। सालम कहाँ है? अल्मोड़ा में। सल्ट भी कहाँ है? अल्मोड़ा में। 1942। दूसरी क्रांति 42 में खुताड़ नामक स्थान पर हुई, गुजरू के खुताड़ नामक स्थान पर। सेम दैट वैसी जैसे राजनीतिक आंदोलनकारियों ने सालम में क्रांति प्रारंभ करी थी, ठीक उसी प्रकार से गढ़वाल क्षेत्र में 1942 की क्रांति में क्या हुआ सुनो। जब 42 की क्रांति हुई ना तो 1942 में अंग्रेजों के द्वारा पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक शहर में धारा 144 लगा दी गई। जैसे ही कोई व्यक्ति आंदोलन करने के लिए रोड पर आता, आंदोलन करने जैसे ही कोई रोड पर आएगा वैसे ही धारा 144 उसको गिरफ्तार कर देते थे। तो आंदोलनकारियों के पास ऐसी जगह जहां वो बैठ करके डिस्कस कर सके वो जगह नहीं थी। तब इन आंदोलनकारियों ने क्या किया? पहाड़ों में, जंगलों में गुजरू पहुंचे। गुजरू जो कि एक मेन सिटी नहीं है, आउट सिटी है, ये वहां पहुंच गए और वहां जाकर के ये अपनी मीटिंगें करने लगे।
इसी गुजरू में 1942 ईस्वी के अंदर जब विद्रोह और आंदोलन प्रारंभ हुआ तो वहां पर भी राजनीतिक बैठक करने वाले लोगों पर अंग्रेज पहुंचे, गोलियां चलाई, 2 लोग वहां भी शहीद हुए। तो 42 की क्रांति में जैसे सालम एक महत्वपूर्ण स्थान है, वैसे ही गढ़वाल का गुजरू वो भी एक महत्वपूर्ण स्थान निकल करके आया। और इस गुजरू में आंदोलन को लीड किया राम प्रसाद नौटियाल ने। 1942 के समय गुजरू क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलनों का नेतृत्व राम प्रसाद नौटियाल के द्वारा किया गया। राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में पौड़ी जिले के गुजरू क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ किया गया। इसलिए गुजरू को क्या भी बोलते हैं, इसे गढ़वाल का बारदोली भी कहते हैं। बारदोली वो स्थान था जहां पर सबसे पहले किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। किसान आंदोलनों के पश्चात हमारे राज्य में किसानों के द्वारा, कृषकों के द्वारा जहां पर आंदोलन किया गया वो एक तो सालम सल्ट था और एक था गुजरू। तो 42 में पौड़ी जिले के गुजरू क्षेत्र के किसानों ने भी राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। और उस आंदोलन का दमन करने के लिए जब अंग्रेज पहुंचे खुताड़ गढ़वाल में, गोली चलाई, 2 लोग वहां भी शहीद हुए। इससे इसको क्या बोलते हैं, गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। 42 का भारत छोड़ो आंदोलन, अगला एक महत्वपूर्ण स्थान है लैंसडाउन। अब लैंसडाउन को समझो, लैंसडाउन वो स्थान था जहां पर पूरी की पूरी गढ़वाल राइफल की बटालियन रह रही है। तो एक बात सुनना जरा, मेरी पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना एक आदमी था छवाण सिंह नेगी, उसने प्लान बनाया। उसने कहा कि ये गढ़वाल राइफल की छावनी है। देखो ये लैंसडाउन में कैंटोनमेंट बोर्ड है ना, तो मान लो ये पूरी की पूरी छावनी बनी हुई है। अब जो हमारी ब्रिटिश गढ़वाल की सेना रही होगी ना, उस समय जो फौजी थे, फौज जो थी, उस फौज में सैनिक तो भारतीय ही होते थे, सैनिक तो इंडिया के ही होते थे ना। तो अंग्रेजों ने प्लान बनाया, छवाण सिंह नेगी ने एक काम करते हैं, लैंसडाउन की ये जो छावनी है हम इस पर अटैक करते हैं। जब हम लैंसडाउन छावनी पर अटैक करेंगे तो अंदर फौजियों के हथियार होंगे, हाँ कि ना, हथियार, बंदूक, बॉम्ब ये लेते हैं। ये सारा हथियार बॉम्ब लेंगे, साथ ही साथ जब हम लैंसडाउन छावनी पर अटैक करेंगे तो वहां जितने भी आपके सैनिक हैं, जितने भी फौजी हैं, उनको भी अपनी टीम में ला देंगे कि चलो रे तुम भी तो भारतीय हो, और तब होगा असली विद्रोह। तो कैसा था ये प्लान, बहुत गजब का। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो आप समझो कि भारत हो सकता था कि 42 में यहाँ से आजाद भी हो, सारा हथियार आपके पास होता तो। लेकिन अंग्रेजों को इस बात की खबर लग गई, और जब अंग्रेजों को इस बात की खबर लग गई तो वो लैंसडाउन से 10 किलोमीटर नीचे ही बैठ गए बंदूक लेके। और फिर हम जा रहे थे अटैक करने के लिए, तो एक साथ थोड़ी जाएंगे अटैक करने के लिए, 4 यहाँ से जा रहे, 4 वहां से जा रहे, अलग अलग जगह से। और नीचे बैठी थी पुलिस, तो ऊपर जाने वाले लोगों से पूछा उन्होंने, हाँ भाई कहाँ जा रहे? तो ये जो ऊपर जा रहे थे 4 करके झूठ बोलने लगे, मैच खेलने जा रहे बोला, नाटक करके झूठ, हम हमारा क्रिकेट मैच है बोलवा। तो उन्होंने कहा बेटा क्रिकेट मैच नहीं, हमको सब पता है। तो उन्होंने नीचे ही पकड़ दिया इनको। इसलिए लैंसडाउन छावनी पर अटैक नहीं किया गया, पर योजना तो बनाई गई। तो क्या हुआ, अगला पॉइंट, लैंसडाउन छावनी पर आक्रमण की योजना बनाई गई। लैंसडाउन छावनी पर आक्रमण की योजना बनाई गई, किसके द्वारा? तो सर छवाण सिंह नेगी एक व्यक्ति था। छवाण सिंह नेगी के नेतृत्व में लैंसडाउन छावनी पर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। और एक बात याद रखना, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कुमाऊं का कमिश्नर था एक्टन। पूरे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था? एक्टन। एक्टन नाम का व्यक्ति जो है वो कुमाऊं कमिश्नर हुआ करता था इस पूरी घटना के साथ। ठीक है जी, एक्टन ये था कुमाऊं कमिश्नर। और लैंसडाउन छावनी पर आक्रमण की योजना किसके नेतृत्व में बनी? छवाण सिंह नेगी। लेकिन इस योजना को भी कुमाऊं कमिश्नर ने अपने साथियों के साथ मिलकर असफल कर दिया, फेल कर दिया, मतलब हो नहीं पाया था, पर योजना तो बनाई गई थी। अगला आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलनों के समय कहाँ हुआ? चनौदा। कहाँ है चनौदा? सोमेश्वर पट्टी अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के चनौदा के गांधी आश्रम में वहां के जो भी स्थानीय लोग थे वो सब भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अंग्रेजों की इस अंतिम महालड़ाई में पार्टिसिपेट किए हुए थे। अंग्रेजों को जब पता चला तो अंग्रेज अपनी फोर्स लेकर के चनौदा गांधी आश्रम पहुंचे। कुमाऊं कमिश्नर एक्टन भी वहां पर पहुंचा। उन्होंने चनौदा के गांधी आश्रम को खाली कराया
अब भाई साहब चनौदा के गांधी आश्रम को जब खाली करवाया, जैसे कुर्सी मेज से लात मार दी, उनको फेंक दिया, सब सामान इधर से उधर। तो जिस समय चनौदा के गांधी आश्रम को खाली करवाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसी चनौदा के गांधी आश्रम में भारत का तिरंगा झंडा भी लगा हुआ था। अब अंग्रेज तिरंगा झंडा को उखाड़ने जब पहुंचे तो कुमाऊं के एक स्थानीय व्यक्ति थे, उनका नाम था त्रिलोक सिंह पांगती। तो त्रिलोक सिंह पांगती तो उलझ गए, उन्होंने कहा नहीं, हम झंडा नहीं हटाने देंगे। अंग्रेजों ने अब जिद करनी शुरू करी, वो जबरदस्ती भारत के तिरंगा झंडा को जब हटा रहे थे, तो त्रिलोक सिंह पांगती ने झंडे का जो डंडा होता, उस डंडे पे अपने को बांध दिया रस्सी से। उसने कहा अब हटाओ दो, फिर डंडा पे खुद को बांध दिया, उखाड़, मेरे को उखाड़ना पड़ेगा। तो जब वो हट ही नहीं रहा था तो पुलिस ने उसको लाठी मारना स्टार्ट किया। अब उसको डंडे लगते रहे, दर्द भी हुआ होगा, हटा नहीं भाई, डंडा लगते 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 भाई मर गया और हटा नहीं। यही तो था भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने कहा मैं नहीं हटूंगा। तो 1942 में अल्मोड़ा के गांधी आश्रम, चनौदा गांधी आश्रम में भारत छोड़ो आंदोलनों के समय त्रिलोक सिंह पांगती शहीद हुए। त्रिलोक सिंह पांगती राष्ट्र ध्वज की सुरक्षा करते करते त्रिलोक सिंह पांगती जो है वो चनौदा के गांधी आश्रम में शहीद हुए। इसी प्रकार से ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उत्तराखंड में समस्त क्षेत्रों में फैलता रहा। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने से लेकर और इस आंदोलन के टॉप पर पहुंचने तक हमारे राज्य के लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बेहतरीन तरीके से प्रतिभाग किया। लेकिन किसी भी आंदोलन में सबसे खतरनाक आंदोलनकारी होते हैं भूमिगत आंदोलनकारी। अब सर भूमिगत आंदोलनकारी किसे कहते हैं? वो भूमिगत के लिए हिंदी में वर्ड यूज करते हैं अंडरग्राउंड। तो जो अंडरग्राउंड हो रखे आंदोलनकारी है वो किसी भी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सब लोग तो आंदोलन दिन में करते हैं, झंडा उठा करके करते हैं और सरकार का विरोध करते हैं। लेकिन जो अंडरग्राउंड आंदोलनकारी होता है वो रात को 12 बजे आएगा और ट्रेन में आग लगा के भाग जाएगा। किसने आग लगाई पता नहीं, नुकसान तो हुआ ना। रात को आया टेलीफोन की तार काट दी, विरोध करने का प्रकार है। तो ये जो अंडरग्राउंड आंदोलनकारी थे ये अंग्रेजों के लिए ज्यादा बड़ा सबब बने हुए थे। वो तो पता भी नहीं कौन है। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में फैलने लगा तो फिर महात्मा गांधी से, कांग्रेस से ब्रिटिश शासन ने बात करी। उन्होंने कहा चलो फिर से बात करते हैं। पहले तो लिथगो को हटा देते, डेवेल को लेकर के आ जाते, चलो बैठ के बात करते हैं। जब बात इस चीज पर आई कि चलो बैठकर बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने कहा कि स्टॉप करो इस भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद की कहानी आपको पता ही है भारतवर्ष में। 1942 के बाद भारत में बच्चे बच्चे को पता है कि हम आजाद होने वाले हैं, सबको पता है, कब पता नहीं पर होने वाले हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडिंग की तरफ चलने लगा 42 के बाद। 1942 ईस्वी के बाद हमें पता था इतने सारे आंदोलनों के बाद कि ब्रिटेन की सरकार हमारी मांगों को जरूर मानेगी, लेकिन कुछ चीजें थी, जैसे कब मानेगी पता नहीं। 2 राष्ट्र का सिद्धांत चल रहा था, पाकिस्तान की अलग ही मांग चल रही थी कि पाकिस्तान भी बनाओ। तो इन चीजों को लेकर के चीजें रुकी हुई थी। अदरवाइज 1942 के बाद हमें ये बात क्लियर थी कि हमारा देश स्वतंत्र होगा। तो 1942 ईस्वी के बाद भारतवर्ष में, पूरे ही इंडिया में कोई भी आंदोलन नहीं होगा। होता है क्या भारत में? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। दूसरी तरफ से संवैधानिक विकास पर चर्चा होने लगी कि कैसे अंग्रेज जाएं, कैसे भारत का संविधान बनाया जाए। 1942 के बाद 1946 में संविधान सभा बन गई। संविधान सभा में हमारे राज्य से हरगोविंद पंत, गोविंद वल्लभ पंत, महावीर त्यागी, कई लोग हमारे राज्य से भी चुने गए। और जब संविधान सभा का गठन हो गया तो संविधान सभा के बाद 15 अगस्त 1947 को तो अंग्रेजों ने डिसाइड ही कर दिया कि हम इस राज्य से चले जाएंगे। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को कुमाऊं आजाद हुआ भारत की ही तरह। लेकिन 15 अगस्त 1947 को राज्य के एक छोटे से टुकड़े पर रहने वाला टिहरी रियासत वो आजाद नहीं। टिहरी में कौन रहते थे? राजा रहते थे। राजा नहीं गए, राजा ने कहा हम शासन करेंगे। तो अब हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर वो कहानी समझ चुके हैं कि कुमाऊं में क्या क्या हुआ, कैसे अंग्रेज आए, कैसे उन्होंने विकास किया, कैसे उनके विकास के बाद हमने क्षेत्रीय आंदोलनों को लेकर के आंदोलन किया, कूली बेगार और ऐसे आंदोलन किए, कैसे गांधी जी आए, राष्ट्रवाद लेकर के आए। तो देखो राष्ट्रीय आंदोलनों में भी हमने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए।
वहीं दूसरी तरफ 1815 में अंग्रेज जब कुमाऊं पर आया था, तब टिहरी का शासन किसे दिया? राजा। तब वहां का शासन कैसे चला, टिहरी की व्यवस्थाएं क्या थी? तो ये एक छोटा टॉपिक हमारे पास बचा। और क्या आपने पृथक राज्य आंदोलन पढ़ा है शुरू में? आपने अपने टॉपिक कहां से शुरू किए थे जब आप आए थे? 9 नवंबर 2000 से आपने पढ़ा था या 9 नवंबर 2000 से पहले का पढ़ा था? 9 नवंबर 2000 से। तो इसका मतलब अब हमारे पास 2 सेक्शन और पढ़े। एक तो कि टिहरी में क्या सिस्टम चल रहा था, और एक तो कि जब देश आजाद हो गया तो अलग राज्य की मांग कैसे हुई। तो 2 टॉपिक हमारे पास है। कल हम टिहरी रियासत करेंगे स्टार्ट। आज आप यहां तक के टॉपिक इसको बढ़िया कर लो, कल से फिर नई यूनिट स्टार्ट। ठीक है, ब्रिटिश कुमाऊं के बाद टिहरी रियासत का इतिहास कल वाली। ठीक है, और बाकी फिर इसके जो की फैक्ट रहते हैं वो बाद में हम किसी क्लास में लिख देंगे। जैसे बीच में कुछ की फैक्ट होते हैं ना, छोटे स्वराज मंदिर किसने बनाया, कब बनाया, कहां, छोटे छोटे फैक्ट जो रहते हैं उसको एक अलग क्लास में कर देंगे। इतना करो।